सो फ्रेंड्स, अब हमने जब समझ लिया कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम ये समझना चाहते हैं कि डायमेंशन जो है उसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ है हमारे बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल ये है कि आप जब भी कभी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आपको यूनिट्स को फॉलो नहीं करना है। अगर आप सारे नॉन वैल्यूज ऐसा यूनिट में लेंगे तो आंसर अपने आप ऐसा यूनिट में आ जाएगा। मोल मोल से कटा, केल्विन केल्विन से कटा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, सारे नॉन वैल्यूज ऐसा यूनिट में लीजिए तो सारे अननोन भी आपको जो है एसआई में खुद चले आएंगे। बाद में उसको किसी और में कन्वर्ट करना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस केस में जो गैसेस का होता है, हम कह सकते हैं जो गैसेस का रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, टी क्या है? टेम्परेचर, और मास क्या है? मोलर मास। ठीक है, तो मान लीजिए कभी आपको ऐसी अगर कैलकुलेशन आ रही है तो आप आर की वैल्यू सिंपली 8.314 ले लीजिए, क्योंकि ऐसा यूनिट में होती है जूल पर केल्विन पर मोल। इसको लीटर एटमॉस्फेयर में या एटमॉस्फेयर में या फिर डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में मत लीजिए। आप इसको सिंपली ऐसा यूनिट में ले लीजिए। टेम्परेचर जो भी आपको दिया है इसको आप क्या कीजिए, इन केल्विन ले लीजिए। किसी भी और स्केल पे उसको केल्विन में, यानी ये भी ऐसा यूनिट में ले लिया, ये भी ऐसा यूनिट में ले लिया। मास, मोलर मास, मोलर मास जनरली ग्राम पर मोल में होता है, बट हमको क्या लेना है? केजी पर मोल में। जैसे मान लीजिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लेना है, आप क्या कीजिए, ये होता है बेसिकली 32 ग्राम पर मोल, पर ये आप मत लीजिए। आप क्या कीजिए, ले लीजिए 32 × 10⁻³ kg पर मोल। अब आप इसको डाल दीजिए, आपका आंसर अपने आप जो भी आएगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। अब इसमें आपको ये फॉलो नहीं करना है पर मोल से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूनिट्स का कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, अगर क्वेश्चन में आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है या मिलीमीटर पर सेकेंड में दिया है, ये फाइनली इसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, बट एसआई में ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। इससे आपको अंदर में यूनिट्स के कॉम्प्लेक्शंस, जो कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, ये पहला इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो हम क्या यहाँ करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर पर आवर, मीन्स क्या हो गया, 3600 सेकेंड टू द पावर -1 इज इक्वल टू n, जो हम नहीं जानते, निकालना चाहते हैं, मीटर, 1 मीटर बाय 1 सेकेंड टू द पावर -1। तो देखिए यहां से n जो है आएगा कैसे, यहां से n आ जाएगा, देखिए 1000 मीटर पर 1 मीटर, 1000 मीटर, यहां 1 होगा, 1000 मीटर बाय 1 मीटर। ये सिंपल एक नंबर है। सिमिलरली 3600 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा -1, ये देखिए ये और ये तो कट गया, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया 1000 बाय 3600, तो इसको नीचे ले आएंगे प्लस हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो कितना है 103600 का मतलब कितना हो बताइए, ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्जन आ गया। अब इसी चीज को हम एक साइंटिफिक वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें यही है, लिखने का तरीका ये होगा, देखते हैं। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, हमारा जो है यहाँ पे 3 वो है, हमने 3 सिस्टम है। एसआई सिस्टम जो हम जानते हैं, एक सीरीज सिस्टम है, और तीसरा मैंने अपना एक सिस्टम डिफाइन किया है। तीसरा वो सिस्टम है जो मैंने खुद डिफाइन किया है, ये मेरा सिस्टम, माय सिस्टम। ठीक है, मास का यूनिट केजी, ग्राम। मैंने अपने जो है सिस्टम में 10 ग्राम को एक यूनिट माना है मास का। मैंने अपने सिस्टम में 10 ग्राम को एक यूनिट माना है मास का। मैंने अपने सिस्टम में 1 मिनट को टाइम का एक यूनिट माना है, और मैंने अपने सिस्टम में 20 सेंटीमीटर को टाइम डिस्टेंस का एक यूनिट माना है। ठीक है, तो फोर्स
एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कि नाम दिया गया है SI यूनिट में न्यूटन, सीजीएस में दिया गया डाइन, मैंने अपने सिस्टम में एक नया नाम दे दिया प्यूटन, PEWTON। मेरी मर्जी, मैंने एक नया सिस्टम क्रिएट किया। एनर्जी का नाम SI सिस्टम में जूल, सीजीएस में अर्ग, मैंने दिया पूल, POULE पूल। मेरे सिस्टम में वो एक नया नाम है जो मैंने दिया है, इनोवेटिव सिस्टम है मेरा। प्रेशर का पास्कल, बारी BARYE, बारी होता है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और मैंने दिया है रास्कल, मान ली मैंने दिया रास्कल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 न्यूटन इक्वल टू, अब मैं ये जानना चाहता हूँ 1 न्यूटन is equal to how much, let it be N1, how much erg, and that is equal to how much Newton। हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना चाहते हैं न्यूटन से अर्ग में या न्यूटन से प्यूटन में या फिर अर्ग से प्यूटन, जो भी कहें। हम ये जानना चाहते हैं कि एक न्यूटन में कितने अर्ग होंगे और कितने प्यूटन होंगे, एक न्यूटन में कितने अर्ग होंगे और कितने प्यूटन होंगे। इसलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस न्यूटन एक फोर्स है, इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है MLT-2। हम क्या करते हैं, इसको डायमेंशनली जो भी इसकी क्वांटिटी का यूनिट साइज है उससे रिप्लेस करते चलते हैं। यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे, देखिए 1 न्यूटन का मतलब है केजी, 1 केजी 1 मीटर, न्यूटन मतलब 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड टू द पावर -2 इज इक्वल टू N1 टाइम्स ऑफ। अब अर्ग जब लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे ग्राम, यहाँ क्या लेंगे सेंटीमीटर, यहाँ क्या लेंगे सेकेंड, ये हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड टू द पावर -2। और जब हम इसको लेंगे N2 को लेंगे तब क्या लेंगे हम लेंगे, देखिए मेरे अकॉर्डिंग मास के बदले क्या लेंगे यूनिट के साइज में 10 ग्राम, सेंटीमीटर में क्या लेंगे बताइए, सेंटीमीटर ये क्या लेंगे 20 सेंटीमीटर MLT-2, 1 मिनट टू द पावर -2, ठीक है। अब देखिए अगर हम N1 निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को। हम N1 निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो N1 निकालने में क्या होगा, देखिए N1 इक्वल हो जाएगा 1 kg by 1 ग्राम। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम by 1 ग्राम, कितना हो गया 1000। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 1 kg by 1 ग्राम टू द पावर 1, 1000 टू द पावर 1। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 100। 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड 1, तो कितना आ गया 10 टू द पावर 5, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 अर्ग, सॉरी डाइन, मैं यहाँ एक गलती कर गया था, यहाँ डाइन होगा, ये डाइन होगा, ठीक है, ये डाइन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं N2 निकालना चाहते, तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, तो क्या होगा देखिए N2 हो जाएगा, देखिए N2 इज इक्वल टू, N2 यहां से 1 kg बाय 1 kg मीन्स 1000 ग्राम बाय 10 ग्राम, 1 मीटर बाय 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाय 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड होल टू द पावर -2। यहां से आएगा, देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, हो गया 5 इंटू ये हो गया 100, ये हो गया 5, 20 बाय 100 हो गया 5, 100 इंटू 5 इंटू, ठीक है 60 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 60 का स्क्वायर, ठीक है ना, 60 का स्क्वायर, 100 इंटू 5 इंटू 60 का स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3600 इंटू 100 इंटू 5, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है 180 हो गया, 180 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन फैक्टर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 180 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जूल अर्ग और पूल में क्या रिलेशन होगा, जूल अर्ग और पूल में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हम ये जानना चाहते हैं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं और कितने पूल होंगे अकॉर्डिंग टू मेरे सिस्टम जो पूल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ जूल का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है
ml स्क्वायर t माइनस 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं 1, m की जगह kg, l स्क्वायर मीन्स 1 मीटर का स्क्वायर, 1 सेकेंड टू द पावर माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू n1 टाइम्स ऑफ ml स्क्वायर t माइनस 2 मीन्स 1 ग्राम, l का मतलब है 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 1 सेकेंड टू द पावर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू n2 टाइम्स ऑफ, देखिए ml स्क्वायर t माइनस 2, मास की जगह यहाँ क्या लेंगे, पूल में मास की जगह क्या लेंगे 10 ग्राम, सो 10 ग्राम m, l के बदले क्या लेंगे 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर टू द पावर स्क्वायर ml स्क्वायर t माइनस 2, t की जगह क्या लेंगे 1 मिनट, सो 1 मिनट टू द पावर माइनस 2। यहाँ से आप देखेंगे आएगा n1 इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट और थर्ड 1 kg बाय 1 ग्राम, 1000, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर 100, लेकिन इसका स्क्वायर है इनटू, देखिए 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड कट गया 1 टू द पावर माइनस 2, कितना आ गया 10 टू द पावर 7, सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आवर्स। ठीक है, अब आता है n2, n2 कैसे निकालेंगे, सो देखिए n2 निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करते हैं, n2 क्या हो जाएगा 1 kg बाय 1 बाय 10 ग्राम, 1 kg बाय 10 ग्राम 100, 1000 ग्राम बाय 10 ग्राम, 1 मीटर बाय 20 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर, 1 सेकेंड बाय 1 मिनट 1 बाय 60 का माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू, आ जाएगा देखिए 100 इंटू 25 इंटू 3600, 100 इंटू 25, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर, मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू दिस मच पूल। ठीक है, सिमिलरली हम पास्कल को देखते हैं, ठीक है, सिमिलरली देखिए ये 1 पास्कल इज n1 बारी हम बता चुके हैं, सीजीएस यूनिट होता है, सेंटीमीटर ग्राम स्केल सिस्टम में यूनिट होता है प्रेशर का, इक्वल टू n2 रास्कल मैंने अपने सिस्टम में, नए सिस्टम में पास्कल के प्रेशर के यूनिट का नाम दिया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये प्रेशर है और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 t माइनस 2, तो सिंपली यहां प्लेस कर देते हैं 1 इंटू 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, n1 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, n2 क्या लिए थे हम, m के बदले 10 ग्राम m, l माइनस 1 मीन्स 20 सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 1, t 1 मिनट टू द पावर माइनस 2, 1 मिनट टू द पावर माइनस 2। अब देखिए अगर हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं तो n1 आ रहा है 1 kg बाय 1 ग्राम 1000, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर 100 टू द पावर माइनस 1, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड 1 टू द पावर माइनस 2, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू देखिए 10, यानी कि 1 पास्कल इक्वल टू 10 बारी। ठीक है, सिमिलरली n2, अगर हम n2 की बात करें और फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करें तो n2 क्या हो जाएगा 1 kg बाय 10 ग्राम 100, 1 kg बाय 10 ग्राम 1000 ग्राम बाय 10 ग्राम, 1 मीटर बाय 20 सेंटीमीटर 5, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 सेकेंड बाय 1 मिनट, 1 सेकेंड बाय 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 1/60 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा 1/5, 1/5 मीन्स ये हो जाएगा 20 इंटू 3600, देखिए ये हो गया 1/5, 5 टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1/5, 100/5 हो गया 20 इंटू ये ऊपर जाएगा 3600 हो जाएगा, दैट वुड बिकम इक्वल टू 72,000। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 72,000 पास्कल। ठीक है, ये होता है इसका पहला एप्लीकेशन। अब देखिए जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कि हम अगर किसी फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वाइल्ड गेस करके फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको डिपेंडेंसीज का, अगर हमको पता है कि एक चीज़ किस पे डिपेंड कर सकता है, अगर हमको ये चीज़ पता है
या हम एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं किसको बदलने से कोई चीज़ बदल रहा है, यानी उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम ऐसा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं ऑलमोस्ट कुछ केसेस में, जहाँ पे ये हम उस फॉर्मूले को मोटा मोटी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हम सिंपल पेंडुलम का, एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक धागा होता है मासलेस, उस पर एक बॉब होता है, डेंस मास होता है, उसको धागे से हैंग करके छोड़ देते हैं तो एसेशन करता है, वो उसकी टाइम पीरियड होती है। इस एंड से वापस इस एंड पे जो लौटता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हम गेस कर सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड जो है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं किस पे डिपेंड कर सकता है, इसको टी कहते हैं, मे डिपेंड ऑन लेंथ पे। एक धागा है जिसका कुछ लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ टू द पावर ए पर है, जहाँ ए क्या है, कोई पावर है, हो सकता है डिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट होगा एक वैल्यू 0 आ जाएगी, बट मान लेते हैं लेंथ की पावर ए पे प्रोपोर्शनल है ये टाइम पीरियड। मान लेते हैं कि ये मास ऑफ द बॉब टू द पावर बी, मास जो है बॉब का उसकी पावर बी के प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के प्रोपोर्शनल सी है। हमको यही तीन क्वांटिटी दिख रही है, टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता नहीं है। लेंथ है, एक बॉब है जिसकी मास है, एक धागा है जिसका लेंथ है, और जिस ग्रेविटी में वो एक्सेलरेट कर रहा है वो जी, यही तीन चीजें हैं। तो मान लेते हैं कि इन तीनों को मिला देते हैं तो हो जाएगा टी इक्वल टू सम कांस्टेंट के एल टू द पावर ए एम टू द पावर बी जी टू द पावर सी। यहाँ जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, जहाँ के जो है एक कांस्टेंट है, समझिए एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब कैसे निकालेंगे कि ये कौन से इस पे डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ डायमेंशन डाल देते हैं। तो इसको अगर डायमेंशन पुट करेंगे टी को, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड है तो टी हो जाएगा, डायमेंशनली ये कितना हो जाएगा टी। के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये डायमेंशनली 1 है, इसका डायमेंशन है ही नहीं। एल लेंथ है, मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2 है। यहां से आप देखेंगे आएगा L टू द पावर 0, क्योंकि L तो इधर है नहीं, T टू द पावर 1 इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ T था, इधर क्या है देखिए L टू द पावर A, और ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो L टू द पावर C, तो बेस कॉमन है तो L टू द पावर A इंटू L टू द पावर C कितना हो जाएगा, L टू द पावर A प्लस C। उसी तरह से यहाँ पे मास का पावर कितना था 0, यहाँ मास का पावर कितना आएगा B, ठीक है। और क्या होगा टी, देखिए यहाँ टी है नहीं, यहाँ टी है नहीं, सिर्फ टी यहाँ टी टू द पावर कितना हो जाएगा -2c। अब देखिए जब भी ऐसा आपको इक्वेशन आएगा, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन आएगा हम उसको इस तरह लिख देते हैं जिस इक्वेशन इधर लिखा है m टू द पावर b l टू द पावर a प्लस c। जब भी आपको ऐसा कोई इक्वेशन आएगा समझिए कि दोनों साइड जो बेस क्वांटिटी है उनकी पावर इंडिविजुअली अलग अलग बराबर होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मास का पावर इधर और मास पावर इधर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया b की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसका मतलब लेंथ का पावर इधर, लेंथ का पावर इधर बराबर होना चाहिए। टाइम और हम टाइम को इक्वेट करेंगे, इधर टाइम टू द पावर 1, इधर टाइम टू द पावर -2c, तो -2c कितना होना चाहिए 1, तो c कितना होना चाहिए -1/2। उसी तरह से a प्लस c की वैल्यू अगर हम l के पावर की इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस c कितना हो जाएगा 0, a प्लस c 0, यानी a किसके इक्वल हो जाएगा -c, बट c कितना था -1/2, तो a कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि तुम्हारा इक्वेशन आ गया t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k l टू द पावर a, l टू द पावर a का मतलब है l टू द पावर हाफ, m टू द पावर b, b का मतलब है 0, m टू द पावर 0, और g टू द पावर c, c का मतलब -1/2, यानी g टू द पावर -1/2। तो यानी कि आ गया t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g। मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, अंडर रूट l/g, क्योंकि हाफ पावर का मतलब होता है रूट। तो यही फॉर्मूला आता है हमारा SHM में भी डिराइव करके, लेकिन हम यहाँ k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं डायमेंशनली, क्योंकि डायमेंशनलेस है। यहाँ k की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायमेंशनली ये नहीं आएगा। लेकिन हम k का एक एक्सपेरिमेंट करके, अगर एक एक्सपेरिमेंट को लेंथ पता हो और किसी एक्सपेरिमेंट में मुझे लेंथ पता हो, g पता हो, t हम निकाल लें, तो हम t जो उसमें निकलेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट LG जो पता है, वो जो कांस्टेंट आएगा वही हर रीडिंग में आएगा, वही हर रीडिंग में आएगा। यानी एक बार इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, वो हमेशा के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट करना है, 1 एक्सपेरिमेंट करो अच्छे से, एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटली k इज डिटरमाइंड,
डायमेंशन नहीं आता है लेकिन एक्सपेरिमेंटली आता है। के की वैल्यू आती है कितनी, 2 पाई 6.28 के आसपास आता है। तो अगर हम उसको निकाल ले तो हम इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। के ना भी निकले हम ये तो पहुंच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि टाइम पीरियड कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसी में देखते हैं। अब देखिए, जब कोई बॉल, स्फेरिकल बॉल किसी मीडियम में गिरता है तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करता है जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। ना उस विस्कस फोर्स को पाया गया है, वो डिपेंड करता है कुछ क्वांटिटी पे। कौन कौन सा? द विस्कस फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ ए मूविंग स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। वेलोसिटी को बदलने से देखा गया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स बदल जाता है। रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस को बदलने से बदल जाता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर को बदलने से विस्कस फोर्स बदल जाता है। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। नाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, या कोई एक ऐसा फार्मूला हम दे सकते हैं। हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ना देके हमको एक ऐसा फार्मूला दे सकते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अलावा आपको सब कुछ का डायमेंशन पता हो, आप वहाँ निकाल सकते हैं। जो भी है आपसे पूछा गया फार्मूला निकालना। इस फार्मूले को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। इस फॉर्मूले को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। और फिजिक्स में इस स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन हर जगह पे डायमेंशनली ही दिया हुआ है, कहीं भी इसको डेराइव नहीं किया गया, डेराइव हो ही नहीं सकता है। एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू निकाला गया था, लेकिन ये डायमेंशनली ही हर जगह डेराइव होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम वही कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट फ्रिक्शनल फोर्स बी प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, r टू द पावर b एंड ईटा टू द पावर c। हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी टू द पावर a के प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्शनल फोर्स रेडियस टू द पावर b के प्रोपोर्शनल है, और फ्रिक्शनल फोर्स ईटा टू द पावर c के प्रोपोर्शनल है। तीनों को मिला देंगे, हम सीधे लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू k इंटू ईटा इंटू v टू द पावर a, r टू द पावर b, ईटा टू द पावर c। समझिए यहाँ k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। समझिएगा इस बात को, हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। हमने मान लिया कि फ्रिक्शन इस पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं लेट। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम सबका डायमेंशन डालेंगे। जब हम डायमेंशन डालेंगे तो किस तरह डालेंगे? सो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स है तो कितना हो जाएगा? ml/t-2। ये 1 है, ये तो हो गया 1। वेलोसिटी हो गया lt-1, ये हो गया l टू द पावर b। ईटा मतलब देखिए ml-1 t-1 टू द पावर c। अब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, उसके पहले हम यहाँ लिख लेते हैं m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इक्वल टू, यहाँ m है क्या? एक ही m है। जिस ब्रैकेट को खोलेंगे तो m टू द पावर c हो जाएगा। देखिए m टू द पावर c। l क्या है बताओ? l यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे l कितना था? पावर a। यहाँ l कितना था? प्लस b, पावर b। और यहाँ l कितना था? पावर c, तो जाएगा -c इंटू t का देखिए, t का क्या लिखेंगे यहाँ पे? -a। समझ रहे हैं? -a, यहाँ क्या होगा? -c। तो देखिए हमने कहा है कि जब हमने इस तरह से कर लिया तो अब हमको दोनों साइड के पावर्स को इंडिविजुअली इक्वेट करना है। जब m के पावर को इक्वेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जब m के पावर को इक्वेट करेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए इधर c है, m टू द पावर c, इधर है 1, तो c इक्वल टू हो गया 1। अब हम क्या करेंगे? हम t के पावर को इक्वेट करेंगे, क्या लिखेंगे? -a - c इक्वल टू -2, -a - c इक्वल टू -2, यानी a प्लस c इक्वल टू 2, यानी a प्लस c इक्वल टू 2 और c है 1, तो a कितना हो जाएगा? 1, a भी आ गया 1। तीसरा, हम l के पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस b माइनस c इज 1, a प्लस b माइनस c इज 1। बट हम देख चुके हैं a और c पहले से 1 है, ये दोनों तो कट गया, तो b कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब हो गया कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, देखिए विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं k सम कांस्टेंट v टू द पावर a का वैल्यू 1, r टू द पावर b का वैल्यू 1, ईटा टू द पावर c, इसका वैल्यू 1, तो हो जाएगा vr ईटा। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, और ईटा के पावर 1 के ही प्रोपोर्शनल। यानी रेडियस को डबल करेंगे, वेलोसिटी और ईटा सेम रखेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स डबल हो जाएगा। और वेलोसिटी डबल करेंगे, रेडियस और ईटा सेम रखेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन डबल हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। अब k की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली। k की वैल्यू हमको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू आता है 6 पाई।
यानी ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। अब इसी टॉपिक में देखिए, अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मान लेते हैं फोर्स F, डेंसिटी D और वेलोसिटी V को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया है, तो इन तीनों के टर्म्स में प्रेशर का या फिर मोमेंटम का या एक्सीलरेशन का किसी का डायमेंशन पूछ दे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, लेट प्रेशर इज इक्वल टू, जैसे वहां MLT के टर्म में लिखते थे, अब यहां लिख देते हैं लेट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स टू द पावर A, डेंसिटी टू द पावर B, वेलोसिटी टू द पावर C, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारे फिजिकल रिलेशन तो सेम है, वही चीज जो पुराना डायमेंशन था वो डाल देते, पुट ओल्ड डायमेंशंस, पुट ओल्ड डायमेंशन जो आप जानते हैं वो डाल दीजिए। देखिए, अगर हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, समझिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को, हमने अभी तक डिस्प्लेसमेंट और टाइम को फंडामेंटल माना था, लेंथ और टाइम को, तो वेलोसिटी डेराइव था। अगर वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मानेंगे तो VT ये हो जाएगा डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायरेक्ट। अगर हम x और v को फंडामेंटल मानेंगे तो t हो जाएगा डायरेक्ट। कहने का मतलब है फिजिकल रिलेशन वही है, फिजिकल रिलेशन वही है, हम फिजिक्स नहीं बदल रहे हैं, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि एक को मान लेते हैं तो सबको नहीं मानना पड़ता, कुछ को ही मान रहे हैं। तो ओल्ड डायमेंशन डाल दी क्योंकि फिजिकल रिलेशन अभी भी सेम है। तो यहाँ प्रेशर ये क्या लिखेंगे आप, ml-1 t-2, इधर क्या लिखेंगे ml-2 to the power A। डेंसिटी के क्या लिखेंगे, डेंसिटी द मास पर यूनिट वॉल्यूम टू द पावर B। वेलोसिटी के क्या लिखेंगे आप, LT-1 to the power C। यहां से आ जाएगा m to the power 1, L to the power -1, T to the power -2 is equal to m to the power A plus B, L to the power A minus 3B plus C, और T to the power देखिए -2 इधर और -2A minus C, ठीक है। हम क्या करते हैं, तीनों के पार्ट्स को इंडिविजुअली इक्वेट करते हैं। तो क्या क्या आएगा इक्वेशन हमारा, पहला इक्वेशन आएगा A plus B is equal to 1, जब हमने m और n के पावर को इक्वेट किया। दूसरा L और L के पावर को इक्वेट करेंगे, क्या आएगा A minus 3B plus C is equal to -1। और तीसरा हम T और T को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, T और T को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस उधर भी है तो 2A minus C इक्वल टू -2। हमको इन तीनों को सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हम पाते हैं कि A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1। हम तीनों को सॉल्व करके देख सकते हैं, आ रहा है A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 2। यानी कि आपका जो प्रेशर होगा वो ये हो जाएगा। देखिए हम इसको यहाँ प्लेस कर रहे हैं, प्रेशर डायमेंशनली फोर्स, डेंसिटी और वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखाएगा, F टू द पावर 0, इसका डायमेंशन फोर्स में आएगा 0, इसका डायमेंशन डेंसिटी में आएगा 1 और इसका डायमेंशन वेलोसिटी में आएगा 2। F टू द पावर 0, D टू द पावर 1 एंड V टू द पावर 2। अब देखिए ऐसा एक क्वेश्चन है, इफ टू सिस्टम है जिसमें कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स इस तरह से रिलेटेड है, v1 v2 इस तरह से रिलेटेड है, a1 a2 इस तरह से रिलेटेड है और f1 f2 इस तरह से रिलेटेड है, जहां अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है अगर ये रिलेशंस है तो हमको दोनों सिस्टम के मासेस में, m1 m2 में, दोनों सिस्टम के लेंथ में और दोनों सिस्टम के टाइम में रिलेशन निकालना है कि कितने टाइप का होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी तक हमने क्या किया था, जो आपको एक सिस्टम लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि SI सिस्टम, CGS सिस्टम, उसमें मैंने आपको M1 M2 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिया हुआ था। एक केजी था, एक ग्राम था, मीटर था, सेकेंड था, सेंटीमीटर था, सेकेंड था या फिर मिनट था। तो वहाँ पे हमने इसको ये निकाला था, करो ये उल्टा प्रोसेस है। हमको रिलेशन दिया हुआ है कि जूल में और अर्ग में क्या रिलेशन है, हमको दिया हुआ है कि पास्कल और रास्कल में क्या रिलेशन है, और हमें दिया हुआ है कि जो है न्यूटन और डाई में क्या रिलेशन है, और उल्टा निकालना है क्या उनमें M1 M2 में क्या रिलेशन है, रेशियो ऑफ M1 M2। ये उल्टा क्वेश्चन उलट दिया गया है। तो कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करते हैं, हम इसका नाम देते हैं। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है,
और ये इक्वेशन 3 है। और 1 को देखिए तो 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए L2 T2 टू द पावर -1, L2 T2 वेलोसिटी है इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा टाइम्स ऑफ L1 T1 टू द पावर -1। इधर यहाँ देखो L2 T2 टू द पावर -2 सेकेंड इक्वेशन से इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा टाइम्स ऑफ L1 T1 टू द पावर -2। और तीसरा देखो वहां से M2 L2 T2 टू द पावर -2 MLT -2 इज इक्वल टू M1 L1 T1 टू द पावर -2 बाय अल्फा बीटा। ये तीन रिलेशनशिप है। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं 1/2। तो क्या होगा देखिए L2 बाय L2 कैंसिल, T2 टू द पावर -1 बाय T2 टू द पावर -2, तो कितना बच जाएगा T2। यहां देखिए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू L1 बाय L1 कट गया, T1 बाय T1 कट गया -1, तो ये जाएगा T1, ये जाएगा T1। तो यानी यहां से आ जाएगा आपको T2 इज इक्वल टू, देखिए एक अल्फा कट गया, हो जाएगा अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, ये जाएगा अल्फा बाय बीटा स्क्वायर T1, यानी T2 बाय T1 जो है वो क्या हो जाएगा अल्फा बाय बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, T1 बाय T2 का रेशियो निकल गया। अगर हम यहाँ T1 बाय T2 का रेशियो इसमें पुट कर देंगे, देखिए सेकंड इक्वेशन को देखिए, अगर सेकंड इक्वेशन को देखिए यहाँ से हम लिखते हैं L2 बाय L1 इज इक्वल टू, L2 बाय L1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा टाइम्स ऑफ, L2 बाय L1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा टाइम्स ऑफ T2 बाय T1 होल स्क्वायर, T2 बाय T1 होल स्क्वायर, T2 बाय T1 होल स्क्वायर। बट आप यहाँ से देख चुके हैं T2 बाय T1 कितना था, अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, ये है अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा बाय बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा बाय बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा बाय बीटा टू द पावर 4, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बाय बीटा क्यूब, ये हो जाएगा L1 L2 में रिलेशन अल्फा क्यूब बाय बीटा क्यूब। ठीक है, अब हम आते हैं मास में। तो हमको पता है, देखिए हम यहाँ पर हमको L1 बाय L2 पता है और T1 बाय T2 पता है, आप इसको करके देख सकते हैं। आपका आएगा M1 बाय M2 इज इक्वल टू, सॉरी M2 इज इक्वल टू आएगा M1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, M2 इज इक्वल टू M1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका पांचवा एप्लीकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम किसी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है या नहीं। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम नहीं है, तो वो पक्का इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। F इक्वल टू MA या S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि जो S डिस्प्लेसमेंट है, UT भी डिस्प्लेसमेंट है और हाफ AT स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट है। बट हाफ को हम 2 से रिप्लेस कर दें या 3 से रिप्लेस कर दें तो अभी डायमेंशनली करेक्ट है, बट इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाफ ही चाहिए वहाँ, और हाफ डायमेंशनलेस है। हाफ की जगह 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, और डायमेंशन का इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में फिजिकली उसका मीनिंग बदल जा रहा है, उसका इक्वेशन बदल जा रहा है। F इक्वल टू MA सही है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो समझिए, जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो पक्का इनकरेक्ट है, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। यानी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं डायमेंशन से। जो ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो पक्का इनकरेक्ट। अब अगर 3 इनकरेक्ट निकल जाए तो चौथा अपने आप करेक्ट हो जाएगा, और अगर 2 इनकरेक्ट निकलते हैं तो भी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स ज़्यादा है और लूज करने की चांसेस कम होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे उसको बाद में। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अगर एक स्ट्रिंग एक गिटार का स्ट्रिंग है या सितार का स्ट्रिंग है, अगर किसी स्ट्रिंग को हम दोनों एंड पे फिक्स कर दें, उसको तो बजाया जाता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमको जानने का कोई काम ही नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ है स्ट्रिंग का, जो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसमें टेंशन फोर्स F पे डिपेंड करता है, और उसकी मास पर लेंथ म्यू पे डिपेंड करता है। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है?
अब देखिए इस इक्वेशन की खास बात है कि हर ऑप्शन डायमेंशनली अलग है। तो समझिए इस बात को, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, बिकॉज आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की होती है t-1। तो ये सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, t-1। ये लेफ्ट हैंड साइड का फिक्स है। नाउ राइट हैंड साइड में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला t-1 आएगा और वही सही होगा, बाकी सब गलत है, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। देखिए कैसे हम सबसे पहले निकालते हैं, बिकॉज अंडर रूट एफ बाई म्यू कॉमन है, हम अंडर रूट एफ बाई म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देते हैं। एफ का मतलब है फोर्स ml/t-2 और ये है मास पर यूनिट लेंथ, समझिए मास पर यूनिट लेंथ, ये है म्यू है मास पर यूनिट लेंथ m/l। तो देखिए ये और ये तो कट गया, ये आ जाएगा l² टू द, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ l² t⁻² एंड दैट इज इक्वल टू lt-1। समझिए ये होल क्वांटिटी क्या है, lt-1, ये कितना है उसका रेसिप्रोकल है, ये कितना है अंडर रूट एफ बाई म्यू कितना है lt-1, ये कितना है lt-1। हमको ये समझना है कहाँ पे हम इसको, अगर इसको l से डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। देखिए t⁻⁻1 चाहिए तो l से डिवाइड होना चाहिए, इस पूरी चीज को l से डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये अंडर रूट l से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नहीं बनेगा, l खत्म नहीं होगा, आपको t-1 नहीं आएगा। यहाँ देखिए आप इसको 1/l से डिवाइड कर रहे हैं, इसके रेसिप्रोकल को, आप इसके रेसिप्रोकल को 1/l से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं खत्म होगा। यहाँ देखिए आप इसको l से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो l² t⁻1 हो जाएगा। पूछा गया फ्रीक्वेंसी, तो यही एक ऑप्शन है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी t-1 है और राइट हैंड साइड भी t-1 होगा, क्योंकि आपने इसको 2 का तो डायमेंशन है नहीं, आपने इसको l से डिवाइड कर दिया, तो यही डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो रॉन्ग, ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो रॉन्ग, ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो रॉन्ग, 3 ऑप्शन रॉन्ग, चौथा ही करेक्ट है क्योंकि डायमेंशनली फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। सिमिलरली अगर मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा तो डायमेंशनली l होना चाहिए। टाइम पीरियड पूछा जाएगा किसी एसएचएम का, डायमेंशनली t होना चाहिए। अगर आपसे कभी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है, विस्कस फोर्स पूछा गया है, वो डायमेंशनली वही होना चाहिए जो पूछा गया है। एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो डायमेंशनली क्या होगा, l होगा। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह से बना सकते हैं जिसमें कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर 2 एलिमिनेट हो गए, 2 डायमेंशनली भी सेम आ रहे हैं तो भी समझिए आपने उसको टिक मार्क किया किसी एक को, तो समझिए आएगा तो 4 नंबर, जाएगा तो -1 नंबर, ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है। हम इसको भी, इस पर हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू गेट मार्क्स विदाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। हम इस पर भी एक सेमिनार लेंगे, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये था डायमेंशन, इसमें और भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें लास्ट में कुछ थ्योरी टॉपिक्स हैं, लिमिटेशंस और डायमेंशन एनालिसिस, जो कि मैं चाहूँगा आप खुद किसी बुक से पढ़ लें, इसके अलावा किसी टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, विज्ञास किस पे आके आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।